सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, कक्षा 12 की भूगोल के अंतर्गत खंड ब के अंतर्गत अपन 14 अध्यायों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अध्याय 15 के बारे में अपने को चर्चा करनी है। अध्याय 15 संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास, इसके बारे में अपने को अध्ययन करना है। तो विद्यार्थियों, बोर्ड एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपसे क्वेश्चंस 2 नंबर का क्वेश्चंस पूछने की पूर्णतया संभावना बनी है। तो आप इस पर ध्यान से सुनिएगा। मात्र 15-20 मिनट का समय लगेगा जिसमें अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है संसाधन। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम है तथा जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसका आर्थिक मूल्य हो, संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण अर्थात पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, उनको बनाने के लिए अपन सक्षम हो, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो अर्थात उद्योग धंधे उपलब्ध हो, जिनका आर्थिक मूल्य हो और संसाधन कहलाता है। जिम मैन ने के अनुसार संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। संसाधन हमेशा अपने को क्या करते हैं, बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आविष्कार आवश्यकता की जननी है। अपने को जिस संसाधन की आवश्यकता पड़ती है हम उस संसाधन का आविष्कार कर लेते हैं। मानव संसाधन का निर्माता तथा उनका उपयोग करता है। मानव संसाधनों का निर्माता भी है और उनका उपयोग भी वह खुद ही करता है। इसलिए मानव को संसाधनों का जनक भी कहा जाता है। तो इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है, संसाधनों का जनक भी कहा जाता है। तो ये थी संसाधन। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, संसाधनों के बारे में क्या अपने से कहा गया है उसके बारे में समझते हैं। कोई वस्तु तभी संसाधन होगी जब वो निम्नलिखित दशाओं पे खरी उतरे। कौन कौन सी दशाएं संसाधन होने के लिए? पहली, वस्तु का उपयोग संभव हो, अर्थात उस वस्तु का अपन क्या कर सकें, उपयोग कर सकें, तभी वो संसाधन है। एक तो आपने ऐसी मशीनरी बनाई जिसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो, तो वो संसाधन थोड़ी कहलाएगा। दूसरा है, वस्तुओं का रूपांतरण अधिक मूल्यवान तथा उपयोगी वस्तुओं में किया जा सके। हम क्या करें, कम खर्चे वाली वस्तु को बनाकर उससे अधिक उत्पादन करें तो वो वस्तु अपने लिए उपयोगी होती है। तीसरा है, उस वस्तु से निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या कही गई है कि उस वस्तु से निश्चित उद्देश्यों की क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, इन वस्तुओं के दोहन की योग्यता रखने वाला मानव संसाधन उपलब्ध हो, अर्थात इनका उपयोग करने की क्रिया भी अपने को आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने संसाधन तो ऐसा बना दिया जिसका उपयोग ही नहीं करना जानते। ट्रैक्टर, अभी जैसे ट्रैक्टर वाली कंपनी ने ट्रैक्टर बनाया पर ट्रैक्टर को चलाने वाले नहीं होंगे तो उस संसाधन का कैसे उपयोग करेंगे। तो ये अपने को दोहन करने का भी उसमें उपलब्ध होना चाहिए। अब आगे अपन पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए विद्यार्थियों, संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। संसाधनों को विभिन्न आधारों पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जैविक तथा अजैविक संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो जैविक रूप में होते हैं और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अजैविक संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है उपयोगिता की सततता या साम्यपत्ता के आधार पर नवीनीकरण और नवीनीकरणीय संसाधन। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब वही प्राइवेट, सरकारी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यक्तिगत, है ना, वो कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और अगला है विकास की स्थिति के आधार पर संभावित विकसित व संचित भंडार होना अति आवश्यक है। अब विद्यार्थियों देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इनके बारे में भी अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है जैविक संसाधन। जैविक घटकों से संबंधित संसाधनों को जैविक संसाधन कहते हैं। उदाहरण मानव, प्राणीजात, वनस्पति आदि। और अजैविक वह है जिनको हम निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अर्थात निर्जीव वस्तुओं के द्वारा बनाया जाता है। तो अजैविक संसाधन वे संसाधन निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। उदाहरण चट्टान, खनिज, भूमि, मिट्टी, पवन, जल आदि। ये सब अजैविक संसाधन हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। उपयोग की सततता या साम्यपत्ता के आधार पर
नवीनीकरण संसाधनों के बारे में चर्चा करते हैं। वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग के बाद उन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आधे अंक की आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि वे संसाधन जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सके, अर्थात पुनः वापस उनका उपयोग किया जा सके, तो नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन आदि। दूसरा बिंदु है अनवीनीकरण संसाधन। वे संसाधन एक बार प्रयोग के साथ ही समाप्त हो जाए, अर्थात एक बार प्रयोग कर लेने के बाद में उसका प्रयोग ही समाप्त हो जाए, दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सके, तो वह अनवीनीकरण संसाधनों के रूप में आते हैं। उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल, लोहा आदि। अब इसके बाद में आता है अपने पास में स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिएगा, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मकान, भूमि आदि। इन संसाधनों को क्या करते हो आप? स्वयं बनाते हो। स्वयं का होता है, ये थोड़ी है कि सरकार ने बनाकर आपको मकान दे दिया, तो ये व्यक्तिगत के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वे हैं जिनका उपयोग अपन सारे सार्वजनिक रूप में करते हैं, जैसे हॉस्पिटल है या जनसंख्या, खनिज पदार्थ, वन, जल, ये राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत। वे संसाधन जिनकी राष्ट्र की संपूर्ण जनता अधिकार होता है, जैसे विद्यालय है, हॉस्पिटल है, सड़क है, तो ये राष्ट्र के लिए है ना। इनका उपयोग राष्ट्र हित में किया जाता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण जनसंख्या, खनिज पदार्थ, वन, जल आदि। अब इसके बाद में बात करते हैं विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसे अपने अन्य दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिन पर संपूर्ण विश्व के देशों का अधिकार होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से खुले महासागरीय क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन होते हैं। किसी देश की तट रेखा से 200 किमी समुद्र की ओर का जो क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र है, इज अर्थात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। इस क्षेत्र में संसाधनों के विदोहन का अधिकार उस देश का होता है जिसकी तटरेखा में यह क्षेत्र आता है। अब विकास की स्थिति के आधार पर संभावित संसाधन किसी क्षेत्र में विद्यमान संसाधन जिन्हें भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है संभावित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारे ऊर्जा, ये संभावित संसाधन कहलाते हैं। अब विद्यार्थियों आगे देखिए, विकसित संसाधनों के बारे में अपने को समझना है। तो विकसित संसाधन जिन संसाधनों की मात्रा व गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी है विकसित संसाधन कहलाते हैं। और संचित भंडार जिनकी आज दिन तक मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित नहीं की गई है अभी तक भी, उनको सिंचित अर्थात वो अभी भी स्टोर के रूप में रखे हुए संसाधन हैं। अब इसके बाद में संसाधन संरक्षण के बारे में अपन समझते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ से देखिएगा संसाधन संरक्षण के बारे में। संरक्षण शब्द लैटिन भाषा के कौन और सर्वर से मिलकर बना है जिसका अर्थ है इकट्ठा रखना। संरक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1908 में गिरफोर्ड पिचोर ने किया था। किसने किया था? गिरफोर्ड पिचोर ने किया था, तो ये ध्यान रखना आप। संसाधनों का नियोजित व विवेकपूर्ण उपयोगी संसाधन संरक्षण कहलाता है ताकि वह मानव को अधिक समय के लिए अधिकतम लाभ पहुंचा सके। राष्ट्र के सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। भारत जैसे देश के लिए संसाधन संरक्षण अति आवश्यक है, जहां संसाधनों की उपलब्धता में अत्यधिक भिन्नता के साथ साथ सघन जनसंख्या पाई जाती है। संसाधनों का विवेकहीन उपयोग तथा अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अब संसाधन संरक्षण में प्रमुख जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में अपने को जिक्र करना है। तो देखिए विद्यार्थियों कौन कौन सी समस्याएं हैं। पहली है उपलब्ध संसाधनों की तुलना में निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण मानवीय आवश्यकताओं में निरंतर बढ़ोतरी होना। और दूसरी है
पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव के कारण संसाधनों के अधिकतम उपयोग की प्रवृत्ति। तीसरी है औद्योगिकरण व नगरीकरण में तीव्र वृद्धि। चौथा है अधिकतम विकास की प्रवृत्ति के कारण संसाधनों का अतिदोहन करना। संसाधनों के अतिदोहन को जीन्स ब्रूस ने डाकुओं की अर्थव्यवस्था, लुटेरी अर्थव्यवस्था, रोबरी इकोनॉमी कहा था। ध्यान रखना, रोबरी इकोनॉमी किसने कहा था? जीन ब्रूस ने, डाकुओं की अर्थव्यवस्था के नाम से। अब है संसाधन संरक्षण के उपाय। तो उपायों के बारे में देखते हैं। पहला उपाय है विद्यार्थियों, जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण होना। देश के निरंतर आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए संसाधन तथा जनसंख्या के अनुपात में संतुलन बनाए रखने के लिए जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण करना आवश्यक है। दूसरा है नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, पर्यावरण के विभिन्न घटकों का समुचित उपयोग और संरक्षण करना। तीसरा है जैविक संतुलन बनाए रखना। मानव विकास के लिए जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि जैविक आधार है, अतः इसमें संतुलित बनाकर विकास को करना होता है। अब इसके बाद में चौथा बिंदु इसका ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का अधिक उपयोग करके। प्रमुख गैर परंपरागत संसाधन पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, ताप ऊर्जा आदि इसके महत्वपूर्ण आते हैं। तो ये थे उपाय, और इसका पांचवा उपाय भी अपन चर्चा कर लेते हैं। पांचवें उपाय के बारे में देखिएगा, जिसमें अपने से कहा गया है वैकल्पिक संसाधनों की खोज करके, जैसे पेट्रोल व कोयला के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाए, तब जाके अपन वैकल्पिक संसाधनों की खोज कर सकें। इसके बाद में छठा प्राथमिकता के आधार पर उपयोग। सीमित एवं शीघ्र समाप्त होने वाले संसाधनों का उपयोग अति आवश्यक एवं राष्ट्र महत्व के कार्यों में नहीं किया जाना चाहिए। सातवां है पुनर्चक्रण। धातु के खराब होने पर उसे गलाकर पुनः उपयोग में लाना पुनर्चक्रण कहलाता है। आठवां है कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग, जैसे लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक तथा लोहे के स्थान पर सीमेंट और कंकर ईंट से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए। नवा है उन्नत व दक्ष तकनीकी का उपयोग करके संसाधनों के अधिकतम भाग का उपयोग करना। और 10वां है उपाय के रूप में संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। अब इसके बाद में आता है दोस्तों अपना अगला बिंदु सतत पोषणीय विकास के बारे में। तो देखिए सतत पोषणीय विकास के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों के नियोजित व विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, ताकि भविष्य में भी इनका संसाधनों का उपयोग किया जा सके। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रुंडलैंड आयोग, ध्यान रखना ये आधे नंबर में पूछा जाएगा, ब्रुंडलैंड नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी, ने अपनी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर में 1987 में किया। विकास के तात्पर्य क्या क्या हैं? विकास का तात्पर्य कृषि से उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना ही विकास है। HDI रिपोर्ट 2016 के अनुसार विश्व का मानव विकास सूचकांक 0.711 था। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक क्रमशः नॉर्वे प्रथम स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पे मानव सूचकांक में, ध्यान रखना, जबकि भारत 0.609 अंक के साथ 131वें स्थान पे है। भारत की स्थिति बहुत खराब है इसके अनुसार। विश्व में न्यूनतम मानव विकास सूचकांक वाला देश नाइजीरिया अफ्रीका का है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। तो ये महत्वपूर्ण था, और इसी के साथ ये आपका अध्याय भी दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अध्याय 16 के बारे में अपन कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों इस वीडियो को अन्य दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा, आपको भी ये समझ में आई होगी, ये आशा मैं करता हूँ। आपके भी अच्छे अंक आएँ और अपने दोस्तों के भी अच्छे अंक आएँ, तो वहाँ तक भी भेजिए। और यदि किसी दोस्त को इन PDF चाहिए इन वीडियो की, तो PDF के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर लेकर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, उस पर लिख दीजिए सर हमारे को PDF चाहिए, तो मैं PDF आपको उस चैप्टर की डाल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू बहुत बहुत।